आप सभी का एम के शाह क्लासेज में स्वागत है। आज ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का 14वां लेक्चर है, जिसमें हम सभी लोग अध्ययन करेंगे वायुमंडल एवं चक्रवात। ये वीडियो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से हर एग्जामों में देखने को मिलते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपने मित्रों के साथ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से दोस्तों ये है कि थोड़ा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का, और दूसरा चीज़ शेयर करेंगे तो ये लाभ दूसरे लोगों को भी मिल जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके वनडे एग्ज़ामों में और या जो है सिविल में भी आपको देखने को मिलते हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें देखते हैं जो आपका ये दिया हुआ है। इसमें कह रहा है वायुमंडल की संरचना व विभिन्न परतें। इसमें यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो वायुमंडल की जो संरचना और परतें हैं जो है, ये है पृथ्वी की जैसे सतह, सतह के ऊपर होता है यानी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में जैसे बिजली का गर्जना, बारिश होना, मेघ बनना यानी बादल बनना, ये एक पृथ्वी की सतह से 8 किलोमीटर से 14 किलोमीटर तक लगभग में ये आपका क्षोभ मंडल पाया जाता है, जहाँ पर मौसमी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सारी घटनाएं आपके क्षोभ मंडल में होती हैं। उसके बाद आता है दोस्तों समताप मंडल। समताप मंडल में जैसे जेटयान हो गया या मौसमी गुब्बारा हो गया, ये घटनाएं होती हैं जो वायुयान की घटनाएं होती हैं या जो एरोप्लेन वगैरह रन करते हैं, तो ये आपके समताप मंडल में होता है। और तीसरा ये 18 किलोमीटर तक है। आगे 18 से 50 किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर पर जो है ये आपका मध्यमंडल पड़ता है, और 50 से 80 किलोमीटर के बीच में आपका मध्यमंडल पाया जाता है। उसके बाद में आगे देखते हैं 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक आपका आयन मंडल पाया जाता है। और आयन मंडल में जैसे उल्का पिंड हो गया या रेडियो की तरंगे हो गया, वेव्स होगा, ये सब सारी घटनाएं आपके आयन मंडल में होता है। उसके बाद 640 किलोमीटर से जो ऊपर की घटनाएं होती हैं वो उसको हम लोग बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं, जैसे कृत्रिम उपग्रह वगैरह छोड़े जाते हैं। तो ये रहा। कभी कभी इसको कोर्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है या सवाल ऐसे पूछ सकता है कि सीरियल वाइज क्रम लगाने के लिए कि क्षोभ मंडल, तो सबसे पहले जो पृथ्वी की सतह पर आपका क्षोभ मंडल पाया जाएगा, उसके बाद में समताप मंडल, फिर उसके बाद मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। तो ये जो घटनाएं हैं इनका क्रम जरूर आप याद रखिएगा, क्योंकि इसके क्रम जो है मैचिंग में भी पूछ सकते हैं, वन लाइनर और कोट में भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो वन लाइनर आपके हैं पॉइंट वाइज, उसको देखते हैं, कवर करते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त जो गैसों का विशाल आवरण है, जो पृथ्वी का अंग है और उसे चारों तरफ से घेरे हुए है, उसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है वायुमंडल किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसों का जो विशाल आवरण है, जो पृथ्वी का अंग है और उसे चारों तरफ से घेरे हुए हैं, वो वायुमंडल कहलाता है। अगला पॉइंट है कि रासायनिक संघटक की दृष्टि से वायुमंडल को दो परतों में बांटा गया है। तो रासायनिक संघटक की दृष्टि से वायुमंडल को दो परतों में बांटा गया है। पहला है समताप मंडल और दूसरा है विषम मंडल। अब अगला पॉइंट कह रहा है कि अधिकांश जो मौसमी गतिविधियां होती हैं, मौसमी जो भी गतिविधियां पाई जाती हैं, वो वायुमंडल के किस परत में घटित होती है। तो दोस्तों वो सारी घटनाएं जो होती हैं, मौसमी जितनी भी गतिविधियां होती हैं, वो क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। जैसे बादल का बनना, बारिश होना, ये सब जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं ये क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं, और सबसे निचला स्तर जो है वो क्षोभ मंडल ही है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वायुमंडल की कौन सी परत है जो विमानों की उड़ान के लिए आदर्श मानी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और क्षोभ मंडल वाला भी ध्यान रखिएगा। तो ये जो विमानों की उड़ान के लिए जो आदर्श मानी जाती है वो है समताप मंडल। ये वायुमंडल की दूसरी परत है, पहले क्षोभ मंडल फिर समताप मंडल। अगला है ओजोन परत। ये कह रहा है वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, तो जो ओजोन परत है
ये समताप मंडल में दोस्तों पाई जाती है। अगला है पृथ्वी की सतह से जो ओजोन मंडल है, ओजोन मंडल की ऊंचाई कितनी है? तो पृथ्वी की सतह से ओजोन मंडल की ऊंचाई 15 से 35 किलोमीटर के लगभग है। यानी 15 से 35 किलोमीटर के बीच में आपका ओजोन मंडल पाया जाता है। चूँकि पृथ्वी की सतह से लगभग में 14 किलोमीटर तक आपका क्षोभ मंडल है। उसके बाद समताप मंडल शुरू होता है और समताप मंडल में लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये आपका ओजोन मंडल पाया जाता है। अगला है रेडियो तरंगों के परावर्तन। रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए वायुमंडल कौन सा स्तर उत्तरदायी है? यानी रेडियो की तरंगों के परावर्तन के लिए कौन सा वायुमंडल है? तो इसके लिए आयन मंडल, यानी आयन मंडल सबसे महत्वपूर्ण है। जो भी रेडियो की तरंगें परावर्तित होती हैं वो वायुमंडल में ही घटनाएं होती हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि कौन सी अक्रिय गैस है, कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? दोस्तों ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अक्रिय गैस, रेडान जो अक्रिय गैस है वो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, कई बार विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। अगला है वायुमंडल की कौन सी परत है जो दूर संचार प्रणाली के लिए उत्तरदायी है? तो दूर संचार प्रणाली के लिए उत्तरदायी है दोस्तों आयन मंडल। तो आयन मंडल में दूर संचार प्रणाली जो है ये पाई जाती है। जो कहते हैं ना कि वायुमंडल में जो जैसे मोबाइल का नेटवर्क वगैरह है, जो भी दूरसंचार प्रणाली है, ये आयन मंडल में सारी घटनाएं घटित होती हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि संचार उपग्रह, जो संचार उपग्रह है वायुमंडल के किस स्तर में स्थापित किए जाते हैं? तो जो संचार उपग्रह हैं वो अभी मैप में दिखाया गया, ये बहिर्मंडल में स्थापित किए जाते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों है कि पृथ्वी पर हिम से आच्छादित भूमि, यानी पृथ्वी पर हिम से आच्छादित जो भूमि है उसका क्षेत्रफल सर्वाधिक सूर्यातप को परावर्तित करता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी पर हिम से आच्छादित जो भूमि है उसका क्षेत्रफल जो सर्वाधिक सूर्यातप को परावर्तित करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम कहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो पृथ्वी पर सबसे उच्चतम जो तापक्रम है वो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट कह रहा है कि रात साफ रातें मेघ युक्त रातें की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती हैं? यानी साफ रातें और एक मेघ युक्त जो बादल नुमा जो रातें होती हैं, तो बादल नुमा रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती हैं? साफ रातें क्यों होती हैं? तो इसका एक रीजन है कि विकिरण की अनुपस्थिति के कारण, जो विकिरण है इसकी अनुपस्थिति के कारण साफ रातें ठंडी होती हैं मेघ युक्त रातों की अपेक्षा। अगला पॉइंट कह रहा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की जो उपस्थिति है वो कितने किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की जो उपस्थिति है लगभग 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि विद्युत आवेशित कणों की जो प्रधानता है वो वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो विद्युत आवेशित कणों की जो प्रधानता है वह वायुमंडल की जो है आयन मंडल परत में पाई जाती है। अगला पॉइंट है कि समताप मंडल में जो स्थित ओजोन परत का कार्य भूतल पर क्या काम होता है? तो ये इसका जो कार्य होता है वो परावैंगनी विकिरण को रोकना होता है। यानी समताप जो ओजोन परत होता है इसका कार्य ये है कि धरातल पर जो परावैंगनी विकिरण है वो ना आने पाए, यही समताप मंडल का जो है ओजोन परत का कार्य है। और ये ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। अगला पॉइंट कह रहा है कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये ओजोन परत के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया। और किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया 1987 में। अगला है पृथ्वी की सतह पर शुष्क वायु का रासायनिक संघटक, देख लेते हैं एक नज़र में। गैसें जो घटक हैं, सूत्र है और द्रव्यमान है। नाइट्रोजन का सूत्र N2 और नाइट्रोजन जो वायुमंडल में पाई जाती है वो 78.8%। ऑक्सीजन की बात करें तो इसका जो फार्मूला है वो O2 है और ये 20.95% जो है पाया जाता है। आर्गन की बात करें तो इसका जो सूत्र है AR और ये 0.93% इसका जो रेशियो है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें इसका फार्मूला है CO2 और ये 0.036% पाई जाती है। नियान की बात करें तो इसका सूत्र है Ne और ये 0.002%।
हीलियम की बात करें He, और इसका जो परसेंटेज है वो 0.0005%। क्रिप्टॉन की अगर बात करें तो क्रिप्टॉन का फार्मूला है Kr, और ये पाई जाती है 0.001%। और जेनॉन की बात करें X ही फार्मूला है और 0.00009%। हाइड्रोजन की बात करें तो H2 इसका फार्मूला है और 0.00005। ये कई बार जो है एग्जाम में जो है कोट में दे दिया गया है, मैचिंग में दे दिया गया है, और वन लाइनर में भी पूछ लिया गया है कि वायुमंडल में यानी पृथ्वी की सतह पर जो शुष्क वायु है, वायु का रासायनिक संघटक क्या है, या वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने % पाई जाती है, ऑक्सीजन कितने % पाई जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अपर से डाउन की तरफ और डाउन से अपर की तरफ ये जो है सीरीज देख लीजिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि वायुमंडल में पाए जाने वाले जो चक्रीय विक्षोभों को चक्रवात के नाम से जाना जाता है। यानी वायुमंडल में पाए जाने वाले जो चक्रीय पवन विक्षोभ हैं उन्हें चक्रवात के नाम से जाना जाता है। ये वस्तुतः निम्न वायुदाब के क्षेत्र होते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला है, कह रहा है कि इसमें पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है। ये ध्यान रखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होता है और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के अनुकूल होता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है। अगला कह रहा है चक्रवात के प्रकार हम लोग देख लेते हैं। तो चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, दूसरा है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो चक्रवात दो तरीके के होते हैं और दोनों के प्रकार हैं। अब अगला पॉइंट कह रहा है कि कर्क रेखा व मकर रेखा के निकट कौन सा चक्रवात उत्पन्न होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि कर्क रेखा और मकर रेखा के निकट कौन सा चक्रवात उत्पन्न होता है। तो ये होता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ये पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि टाइफून एक चक्रवात है जो कि किस क्षेत्र में को प्रभावित होता है। यानी टाइफून चक्रवात से प्रभावित होने वाला जो क्षेत्र है वह चीन सागर है। चीन सागर टाइफून से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। अगला है शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात ये 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य उत्पन्न होता है। सवाल ऐसे पूछ लेता है कि शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात उत्पन्न होता है वह किन अक्षांशों के मध्य होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य उत्पन्न होता है। ये सवाल पूछा गया है और कई एग्जामों में पूछा गया। अगला देखिए ग्रीष्म काल में लिखा हुआ है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ITCZ का विस्थापन जो है वह भूमध्य रेखा से किस गोलार्ध की ओर होता है। तो भूमध्य रेखा से दोस्तों ये उत्तरी गोलार्ध में होता है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट हम लोग थोड़ा चक्रवात का एक मैप देख लेते हैं और ये मैप देखिए निम्न दाब केंद्र, और जो निम्न दाब केंद्र में अगर देखते हैं तो 1023 मिलीबार से दिया हुआ है 1011 मिलीबार, और ये उत्तर पश्चिमी चतुर्थांश है। ये उत्तर पश्चिम चतुर्थांश। समदाब रेखाएं, ये रेखाएं जो हैं समदाब रेखाएं हैं। शीत वाताग्र, ध्यान रखिएगा, उष्ण वृत्तांश और उष्ण वाताग्र चक्रवात हैं। ये दक्षिण पश्चिम शीत चतुर्थांश और ये दक्षिण पूर्व उष्ण चतुर्थांश। तो ये है इसका जो है मैप चक्रवात का। आगे देखते हैं कि टार्नेडो की जो तीव्रता है कि मापन हेतु किस मापक का प्रयोग किया जाता है। तो टार्नेडो की तीव्रता को मापने के लिए फुजीटा स्केल का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि टार्नेडो की तीव्रता को मापने के लिए किस मापक का प्रयोग किया जाता है। तो फुजीटा स्केल। यह सवाल ऐसे पूछ सकता है कि फुजीटा स्केल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो टार्नेडो की तीव्रता मापने के लिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि टार्नेडो का संबंध मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से है। यानी टार्नेडो का जो संबंध है, ये जो टार्नेडो तूफान आते हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा आते हैं। अगला है विली कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। जो विली चक्रवात है ये उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का
उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ये ध्यान रखिएगा। विली-विली कई बार ऐसे पूछ लेता है कि विली-विली चक्रवात कहाँ का है, तो ये विली-विली चक्रवात ऑस्ट्रेलिया का है। कहाँ उत्पन्न होता है? उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। अगला पॉइंट कह रहा है कि तूफानों के निरंतर गति मापने के लिए, तूफानों की निरंतर गति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो तूफानों की निरंतर गति मापने के लिए शाफिर सिम्पसन स्केल, शाफिर सिम्पसन स्केल का प्रयोग किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि विश्व के प्रमुख चक्रवात देख लेते हैं एक नज़र में, और यही लास्ट है इस वीडियो का। और ये जो है विश्व के जो प्रमुख चक्रवात हैं इंपॉर्टेंट भी है। अगला देखिए, वर्ष 2017 में मोरा एक चक्रवात आया था जो कि बंगाल की खाड़ी में आया था, और हार्वे चक्रवात ये मध्य टेक्सास प्रांत संयुक्त राज्य अमेरिका में, मैथ्यू चक्रवात आया था संयुक्त राज्य अमेरिका में। 2017 की घटना है। 2018 की अगर बात करें तो तितली चक्रवात तूफान आया था भारत में, और शामर जो चक्रवात आया था ये सोमालिया गल्फ ऑफ अडन। और अगला जो है लुबान चक्रवात ये अरब समुद्र में आया था। गाजा चक्रवात एक गल्फ ऑफ आइसलैंड में आया था। अगला पॉइंट कह रहा है कि हरिकेन जो माइकल तूफान है संयुक्त राज्य अमेरिका में, टाइफून युक्त फिलीपींस में, हरिकेन बलाका ये हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में आया था। 2019 में पाबुक एक चक्रवात आया था जो कि थाईलैंड, म्यांमार, अंडमान द्वीप समूह इससे प्रभावित हुए थे। और ओवेन एक चक्रवात जो कि ऑस्ट्रेलिया का है। 2020 की बात करें तो कलाडिया जो चक्रवात है ये पश्चिमी इंडोनेशिया में, तीनों चक्रवात ये फिजी तुवालू में, और डेमिनियन जो चक्रवात है ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, और ओवेशी चक्रवात ये वनुआतु न्यूजीलैंड व क्वींसलैंड इससे प्रभावित हुए थे। फर्डिनेंड जो तूफान है इस सुंडा द्वीप में आया था। हेराल्ड जो तूफान है मेडागास्कर केप यार्क में आया था। हेराल्ड जो चक्रवात है ये सोलोमन द्वीप फिजी टोंगा में आया था। और बोंग फांग जो चक्रवात है ये फिलीपींस और ताइवान से प्रभावित हुए थे। अम्फान तूफान की बात करें तो ये भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका से प्रभावित हुए थे। और आर्थर तूफान ये उत्तरी अमेरिका प्रभावित हुआ इससे। निसर्ग तूफान ये भारत में आया था। निवार भारत, श्रीलंका, और टाइफून मोलावे वियतनाम में आया था। टाइफून गोनी ये फिलीपींस इससे प्रभावित हुआ। हरिकेन एटा जो तूफान है मध्य अमेरिका में, और हरिकेन डेल्टा संयुक्त राज्य अमेरिका इससे प्रभावित हुआ। 2021 की बात करें तो गुलाब जो तूफान है ये भारत में आया था। तौकते भारत का तूफान भारत में चक्रवात आया था। यश चक्रवात ये भी भारत का है। और फराजी जो चक्रवात है इससे हिंद महासागर प्रभावित हुआ। और क्लाडेट जो चक्रवात है इससे अटलांटिक महासागर ज्यादा प्रभावित हुआ। आगे देखते हैं बैरोमीटर के पारे के स्तर की अचानक गिरावट किस घटना का सूचक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि अगर बैरोमीटर में पारे के स्तर की अचानक गिरावट होती है तो इस जो घटना का जो सूचक है वो तूफान आने की घटना का सूचक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर अगला पॉइंट कह रहा है कि शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है ये उत्तरी गोलार्ध में कब उत्पन्न हुआ, तो ये केवल शीत ऋतु में ही उत्पन्न होता है। अगला पॉइंट है कि भारत में जो चक्रवातीय पूर्वानुमान की जानकारी कौन देता है, तो भारत में चक्रवातीय पूर्वानुमान की जानकारी क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र दिल्ली के द्वारा प्राप्त होती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि चक्रवात के केंद्र को किस नाम से जाना जाता है, तो चक्रवात के केंद्र को चक्रवात की आंख के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है ये उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य उत्पन्न होता है। ध्यान रखिएगा कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ उत्पन्न होता है, तो ये उत्पन्न होता है उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में। और किन अक्षांशों के मध्य होता है, तो 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य ये उत्पन्न होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किन क्षेत्रों को टार्नेडो एली कहा गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र है मिसिसिपी मिसौरी घाटी। मिसिसिपी मिसौरी घाटी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र है, यहाँ पर टार्नेडो एली यानी इस संयुक्त राज्य अमेरिका के किस क्षेत्र को टार्नेडो एली कहा जाता है, तो मिसिसिपी मिसौरी घाटी को टार्नेडो एली के नाम दिया गया है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामों में बनते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर
और अपने मित्रों के साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।